हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार के एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफार्म में। अगर आप सुपर टिट की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप अगर सिलेबस उठा के एक बार अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो आपका वहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जो भूगोल के अंतर्गत आता है। इससे आप देखेंगे आपके 10 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसके अंतर्गत और भी आपके पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न बन सकते हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप वो यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिए, पृथ्वी की जो संरचना है वहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिल सकता है। नदियाँ आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पर्वत दिया हुआ है, महाद्वीप दिया हुआ है। उसके बाद महासागर व जीव से आपके प्रश्न बन सकते हैं। प्राकृतिक संपदा से आपके प्रश्न बनेंगे। अक्षांश एवं देशांतर कहाँ से प्रश्न बनेंगे, आपके सौरमंडल से प्रश्न देखने को मिलेगा। भारतीय भूगोल से देखने को मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण से देखने को मिलेगा एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से देखने को मिलेगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको इतने जो टॉपिक आपके बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं, इतने को आपको अच्छे से कवर करना है, तब आप जाके आप देखेंगे आप 10 नंबर की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं, किस प्रकार से आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे। प्रश्न आपके माइनर ही होते हैं, कोई टफ लेवल के नहीं होते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रश्नों में ही आप देखेंगे कन्फ्यूजन के कारण ज़्यादा गलती हो जाता है। तो आपको इन प्रश्नों में गलत नहीं करना है। और आइए देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का आप क्षेत्रफल कितना है, आप ये बताइए। ऐसे ही देख के पूछ देगा तो आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए अच्छे से कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आप देखेंगे कि दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आपको ये पता होगा, आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल इतना ही है। तो आपका विकल्प इसमें दूसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना है। और एक बात यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि जो ये आपका वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल दिया है, इस संसार के कुल क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का केवल आप देखेंगे 2.4% ही ये भाग है। तो ये भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे बन सकता है प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में कौन सा स्थान है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, अच्छे से आप एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। तो आप इसमें ये बताइए। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। तो जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, ये महत्वपूर्ण आप ध्यान में रखेंगे। तो इससे पहले आप ये देख लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों को अगर क्रम के वाइज में बताएं तो पहले नंबर पे आपका रूस आ जाता है, आप ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वही दूसरे नंबर की बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो कनाडा आ जाता है, आप ये ध्यान में रखेंगे। तीसरे नंबर पे आपके यूएसए आ जाता है, यूएसए आ जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका चीन है। उसके बाद पाँचवें पे ब्राज़ील है। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है एवं भारत है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बात कर रहे हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान में रखेंगे। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे बन जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, अर्थात आपका विकल्प पहला इसमें सही होगा। तो आप उन 4 प्रमुख भागों को भी देख लीजिए। जो आपका उत्तर का पर्वतीय भाग है वो आपका एक भाग हो जाता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो दूसरे में आप मध्यवर्ती मैदानी भाग में बांटा गया है, ये आप भी ध्यान में रखेंगे। वही तीसरे की बात करें तो आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के रूप में बांटा गया है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। चौथे की बात की जाए तो तटवर्तीय मैदान व द्वीपीय समूह के रूप में बांटा गया है, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस पार्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं प्रलयों की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, आपसे ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसे भी 4
क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उन क्षेत्रों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्षेत्र भी आपसे पूछ दे तो आप देखेंगे 4 समानांतर रचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आपके पहला जो हो जाता है वो आपका ट्रांस हिमालय हो जाता है। उसके बाद वही दूसरे की बात करें तो आपका बृहद हिमालय हो जाता है। तीसरा आपका लघु हिमालय हो जाता है, आप ये ध्यान में रखेंगे। और चौथा आपका जो है बाह्य उप हिमालय हो जाता है, जो शिवालिका के रूप में जाना जाता है, शिवलिक जिसे कहा जाता है। तो ये चारों महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रख के चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो हिमाद्री किसे कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आपके ऑप्शन ऐसे दे देगा, तो इसमें आपका होना चाहिए। तो हिमाद्री किसे कहते हैं, तो ये जो आपका महान हिमालय है उसे ही हिमाद्री कहा जाता है। आप ये ध्यान में रखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला वाला है, जिसमें लगभग आप देखेंगे 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, समझते हुए चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछ सकता है कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, ऐसे भी दे दे। कभी आपसे ट्रांस हिमालय की ऊंचाई पूछ सकता है, महान मध्य हिमालय की, लघु हिमालय की, इस प्रकार से भी प्रश्न, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ही आपसे पूछ दे कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, आपको औसत ऊंचाई के रूप में बताना है। तो आपका जो 6000 मीटर दिया हुआ है वही औसत ऊंचाई है, आप ये ध्यान में रखेंगे। महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो आपकी 6000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग आप देखेंगे 8848 मीटर है। आपने पढ़ा होगा, कहीं कहीं 50 भी देता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे लगाएंगे, लेकिन एग्जिट आपका 8848 मीटर ही है। तो माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई की बात करें, वर्तमान में जो इस समय अगर ऊंचाई की बात करें तो आप देखेंगे 8848 में आपका 0.86 बढ़ गया है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, इतना घोषित किया गया है सरकार की तरफ से, तो ये भी महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है, आपको नहीं में पूछना है। तो इसमें आपके 3 ऐसे दर्रे दिए हुए हैं जो स्थित है और एक नहीं स्थित है, तो वही आपको बताना है। तो जो आप देखेंगे पाल घाट दिया हुआ है, तो ये आपका स्थित नहीं है। महान हिमालय में स्थित आपके प्रमुख दर्रों की बात की जाए तो आप देख लेंगे कि जोजिला दर्रा जो लद्दाख में है वहीं पे स्थित है। बड़ा लच्चा जो शिप किला है वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थांगमान नीति व लिपुलेख है जो आपके उत्तराखंड में स्थित है। और नाथुला आपका सिक्किम में स्थित है। नाथुला से प्रश्न आपके बनते हैं। यही जो प्रमुख धाराएं हैं जो आपके स्थित है। वही पाल घाट की बात की जाए तो आप देखेंगे ये केरल के पश्चिमी घाट में स्थित दर्रा है, तो इसलिए आपका इसमें यही विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आपको बनते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए यही अगले प्रश्न की बात करें तो लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। इस प्रकार का अगर आपको प्रश्न देखने को मिल जाए कि लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो आप यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि लघु जो हिमालय है उसे हम मध्य हिमालय के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे कि लघु हिमालय को ही हिमांचल यानी हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। वही अगला प्रश्न आप देख ले तो मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है। अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न बने कि मध्य हिमालय में जो ढलान होते हैं उस पर छोटे छोटे जो मैदान दिखाई देते हैं घास के मैदान, उसे क्या कहा जाता है। तो आपसे ऐसा प्रश्न बन जाए तो जो आपका मर्ग है, मर्ग कहा जाता है ऐसे मैदानों को, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कि मध्य हिमालय के ढलानों में छोटे छोटे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीरी घाटी में मर्ग या उत्तराखंड में आपका बुल्याल या फ्यार कहा जाता है। तो ये ऐसे इस प्रकार से भी आप इसे रिलेट करके ध्यान में रखेंगे। आइए टॉप 10 के 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें आपसे अगर पूछ दे कि पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में स्थित है, आप देखेंगे पीर पंजाल से काफ़ी प्रश्न किसी भी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पूछ दे कि पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में स्थित है, तो ये आपका जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में ही स्थित है। आप देखेंगे मध्य हिमालय से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, तो मध्य हिमालय को आप अच्छे से देख और समझ लेंगे। मध्य हिमालय आपकी पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है, आप ये भी ध्यान
में रखेंगे, जो आपका धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला की मध्य हिमालय में स्थित है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये रहे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आप देखेंगे सुपर टेट की परीक्षा में। पर्यावरण सामाजिक अध्ययन जो भूगोल के अंतर्गत आता है, वहाँ से आपके ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे आगे का पाठ हम आगे अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।